हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी विज्ञान पार्ट 5 की अगली ऑनलाइन क्लास है। अभी तक विज्ञान की चार पार्ट अपन कर चुके हैं। आज अपन 5वां पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, 5वां पार्ट कोयला और पेट्रोलियम ये अपन पढ़ेंगे। भाई देखो, कोयला और पेट्रोलियम, कोयले से क्या चलता है। देखो सिगड़ी वगैरह चलाते होंगे घर में कोयले से। पहले के पुराने ज़माने में ट्रेनें चलती थी और आज भी कोयले से बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट चलते हैं जिसमें गर्मी से बिजली पैदा की जाती है और गर्मी बनाने के लिए आग मतलब ऊष्मा बनाने के लिए कोयले को जलाया जाता है। और पेट्रोलियम तो सबको पता ही है। पेट्रोलियम देखो पूरा नाम है। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोलियम का मतलब होता है डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल। ये सारे पेट्रोलियम नाम के द्रव से मिलते हैं। तो पेट्रोलियम से तो अपन को डीजल पेट्रोल मिलता ही है। कैरोसिन तो इसको तो पता ही है आपको, क्या गाड़ियों में ईंधनों में यूज़ होता है, ईंधन के तौर पे यूज़ होता है। तो ये अपन को कहाँ कहाँ से मिलता है ये अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लेते हैं। अपनी जो भी आवश्यकताएं पूरी करनी है उसके लिए विभिन्न पदार्थ काम में लेते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ अपन खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे अनाज जो अपन भोजन खाते हैं वो प्रकृति अपन को देती है। कपड़े अपन जो पहनते हैं वो अपन खुद बनाते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 5.1, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में कीजिए। जैसे भोजन प्राकृतिक, कपड़े मानव निर्मित, कुर्सी मानव निर्मित। ठीक है। और कई चीज़ें मान लो, कई चीज़ें हैं जो अपन प्राकृतिक यूज़ करते हैं और कई मानव निर्मित। जल प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ हो गई ना। और विद्युत मानव निर्मित। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है। तो देखो, वायु, जल, मृदा और खनिज हमें प्राकृतिक स्रोत है। ये चीज़ें हमारे काम में आती है, ये हमें प्रकृति देती हैं। क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं इसलिए इनको प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। और अपन प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति देती है और इनका हम निरंतर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। क्या हवा, जल और मिट्टी? नहीं, अपन कितना यूज़ कर ले कभी ख़त्म नहीं होंगे। जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके। क्या जल एक असीमित संसाधन है? हाँ, असीमित है, लेकिन कहते हैं कि भाई मीठा जल सिर्फ धरती पे 1% ही है और बाकी सब खारा है। तो अगर आप मीठे जल को मतलब एक तरह से तो वो असीमित है, लेकिन आप अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो आपके लिए मीठे जल की किल्लत हो जाएगी। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से वर्गों में बांटा जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्धता के हिसाब से कुछ भागों में बांटा गया। सबसे पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है? वे संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, असीमित मात्रा में हमारे पास हैं, उनको अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, पानी, मिट्टी। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये मतलब इंसान इनको ख़त्म नहीं कर सकता, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, तो वे अब दूसरे तरह के होते हैं समाप्त होने वाले। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, अगर अपन आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ये करोड़ों, लाखों, करोड़ों साल पहले बने थे धरती के नीचे, और अब जब एक ना एक टाइम अपन उनको खोद कर निकालते जा रहे हैं, एक ना एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे और फिर उसको दोबारा बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लगेंगे। तो ये मानव क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, जैसे जंगल समाप्त हो सकते हैं, काटते जाओगे तो वन्य जीव, जंगलों में पाए जाने वाले जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो ये समाप्त होने वाले हैं। अगर आप इनको, इंसान अगर असीमित तरीके से इसका प्रयोग करता जाएगा तो एक ना एक टाइम पे समाप्त हो जाएंगे। तो इनको बचाकर रखने की ज़रूरत होती है। चलो अब एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं। कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफ़ियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 समूह में बांट दीजिए। अब इन समूह को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले समूह में, उप समूह में बांट दीजिए। भाई एक मतलब उप समूह बना देंगे। जैसे एक समूह का में एक तो 1 और एक 2 और एक 4। उन्हें क्रमश पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। यानी पहली पीढ़ी में 1 था, फिर अब 2 उपभोक्ता हो गए, अब 4 हो गए। तो खाने वाले जब ज़्यादा चीज़ हो जाएंगी, खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो माल भी जल्दी जल्दी ख़त्म होता जाएगा।
जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या भी अधिक है। पहली में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरी में 4 है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। कि पहली पीढ़ी को बोलो कि आप सामान का इस्तेमाल करो। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने के लिए कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि प्रत्येक पात्र में वस्तुओं का उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपयोग करने के लिए कहिए। तो अब पहले अपन ने पहली पीढ़ी को दिया तो वो थोड़ा बहुत खा लेगा, फिर अपन बचा हुआ दूसरी पीढ़ी को देंगे तो वो तो पूरा ही सपासट कर जाएगा, और तीसरी पीढ़ी के लिए कुछ ज़्यादातर बचेगा ही नहीं, और बचेगा तो थोड़ा बहुत बचेगा। अब अंतिम रूप से देखिए तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला है या नहीं, तो बहुत कम मिलेगा। यह देखिए कि क्या पात्रों में अब कुछ खाने शेष बचा है नहीं, तो बहुत कुछ कम बचेगा। तो यही हमारे समाप्त होने वाले संसाधन के लिए कि अगर हमारी पीढ़ी इसको पूरा यूज कर लेगी, प्रयोग कर लेगी, तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये संसाधन नहीं बचेंगे। तो हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें और बाकी बचा कर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी कोयला, पेट्रोलियम मिल सके। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते। तो यही मैंने बताया था, इस उदाहरण से अपन को ये प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझाना चाह रहे हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूह की पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो भाई अगर जो पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित होगी तो वो तो अपने प्राकृतिक संसाधनों को सही से इस्तेमाल करेगी, बचा कर रखेगी, और जो चिंतित नहीं होगी वो पूरी की पूरी सपासट कर जाएगी। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। इनको जीवाश्मी ईंधन कहते हैं क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले जब धरती बहुत उथल पुथल हुई है, फिर मिट्टी के नीचे बहुत सारे जीव, पेड़ पौधे और जीव जंतु मर के दब गए। जब वो लाखों साल तक दबे रहे तो बहुत ज़्यादा दाब और गर्मी के कारण जो जीव हैं वो तो पेट्रोलियम में तब्दील हो गए, और जो पेड़ हैं वो कोयले में तब्दील हो गए, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो सबसे पहला है कोयला। आपने कोयला देखा होगा, सिगड़ी में जलाते ना कोयला रख के, या इसके बारे में सुना होगा। ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। देखो कोयला कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसको जलाते हैं अपन, जब लकड़ी आधी जली हुई रह जाती है ना तो वो कोयले के रूप में रह जाती है। खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। कई गाँव में कोयले में सिगड़ी जलाकर उससे खाना पकाया जाता है। इसका पहले उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। भाई पहले के रेल इंजन भाप से चलते थे, और भाप बनाने के लिए पानी को उबालना पड़ता था, और पानी को उबालने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें आ गई तो अब वहाँ कोयले का इस्तेमाल नहीं होता। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में भी होता है। तापीय शक्ति संयंत्र वही हो गए, थर्मल पावर प्लांट हो गए, जहाँ पे कोयले से पानी को उबालकर भाप बनाया जाता है और उससे फिर विद्युत का निर्माण किया जाता है, बिजली का। तो कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। जैसे कई मटके पकाने वाले कोयले का इस्तेमाल करते हैं, या कई जगह पे कोयले का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे अपन को ऊष्मा प्राप्त करनी हो। अब कोयला बना कैसे था वो देखते हैं। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। भाई जो निचले जलीय क्षेत्र यानी जहाँ पे मिट्टी नीची होती है और पानी भरा हुआ होता है उनमें, तो वहाँ पे बहुत तगड़े क्या थे, वन थे 300 मिलियन साल पहले। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। जब बाढ़, भूकंप आए तो ये निचले इस इलाके, इनमें जंगल और उनमें पाए जाने वाले जीव क्या हो गए, मिट्टी के नीचे दब गए, और उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए, और इनके ऊपर मिट्टी इकट्ठी होती गई और वो नीचे संपीड़ित हो गए, यानी इकट्ठा हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। जैसे जैसे ऊपर मिट्टी की सतह बढ़ती गई, तापमान बढ़ता गया और दाब भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले के मुख्य रूप में कार्बन, तो कोयला ऐसे बना, जो पेड़ पौधे दब गए वो आधे जले हुए रह गए दाब और ताप के कारण, और वो कोयले में परिवर्तित हो गए। मृत वनस्पति के धीमे प्रकरण, एक मिनट, कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन, और मृत वनस्पति यानी मृत पेड़ पौधों के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को कार्बनीकरण कहते हैं।
यानी पेड़ों को जलकर कोयले में तब्दील होने को क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जीवाश्म क्यों? क्योंकि पेड़ों से बना और पेड़ एक जीव होते हैं। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। अपन आपको दिखाते हैं अभी। देखो ये ऐसी होती है कोयले की खदान, जिसको खोद खोद कर कोयला निकाला जाता है। यहाँ पे कोई लाखों साल पहले पेड़ पौधे दब गए होंगे और वो जलकर कोयला बन गए। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। वायु में गर्म करो तो कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि कार्बन से बना हुआ है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक। अब देखो कोयले को निकालते टाइम अपन को वो कोयला तो मिलता है, साथ में कोक मिलता है, कोलतार मिलता है और कोयला गैस मिलती है। तो कोयला गैस भी ईंधन के रूप में काम आता है। कोलतार जो डामर होती है ना, डामर काले रंग की, वो देखिए वहाँ पे कोलतार का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इन जो अपन को कोयले से अपन को जो तीन चीज़ें मिलती है, कोक, कोलतार और कोयला गैस, इनके अपन उपयोग देखेंगे। सबसे पहला है कोक। यह एक कठोर संरंध्र काला पदार्थ है, कठोर पदार्थ होता है कोक। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? कोक। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, इस्पात बनाने में काम आता है और धातुओं के निष्कर्षण में, यानी जब धातुएं गंदी होती हैं, किसी गंदगी में मिली होती है तो उससे साफ धातु निकालने में काम आता है। दूसरा आता है कोलतार। कोलतार एक लिक्विड होता है, द्रव जैसा होता है। यह अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है, काला गाढ़ा डामर जैसा होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें लगभग 200 पदार्थ होते हैं। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। इसका बहुत जगह काम आता है। अपन जो आर्टिफिशियल रंग बनाते हैं उसमें काम आता है, औषधियाँ बनाने में, विस्फोटक धमाके, बम धमाके बनाने में काम आता है, प्लास्टिक पेंट बनाने में काम आता है, फोटोग्राफी में भी कोलतार काम आता है, छत के निर्माण में काम आता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त है। अपन नैफ्थलीन की गोलियां रखते हैं ना, कपूर की गोलियां वगैरह होती है जिससे चीज़ें ख़राब नहीं हो, तो वो भी कोलतार से ही बनी होती है। और आजकल पक्की सड़कों का निर्माण भी कोलतार से किया जाता है। और तीसरा पदार्थ होता है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाने समय, भाई कोयले से जब कोक बनाते हैं तो उसमें एक गैस निकलती है जिसको कोयला गैस कहते हैं। यह गैस प्रक्रमण संयंत्रों के निकट बहुत स्थापित कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में की जाती है। भाई जहाँ पे भी कोयले से कोक बनाया जाता है वहीं पे इस गैस को निकाल लिया जाता है और आसपास में बनी हुई फैक्ट्रियों में ईंधन के तौर पर काम में लिया जाता है। ठीक है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में आसपास के कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता था। सड़कों पर लाइटें कोयले गैस से चलती थी। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा यानी चीज़ों को जलाने में काम में लिया जाता है। तो यहीं तक हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। आपने कोयला अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब पेट्रोलियम, अपने पार्ट का 2 नाम था ना, कोयला और पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे और अगले पार्ट में अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देते रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।